हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेरिया चैनल पे। एडुटेरिया के करंट अफेयर्स की इस प्रैक्टिस सीरीज में आज हम सेट संख्या 12 को देखेंगे। इससे पहले 11 सेट प्रोवाइड किए जा चुके हैं दोस्तों। अब केवल 4 सेट बाकी है जो अगले 4 दिनों में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यह जो प्रैक्टिस सेट है वह अर्धवार्षिकी 2021 से लिया गया है, जिसमें जनवरी से लेकर के जुलाई तक की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न यह है कि नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो नमस्ते योग ऐप आप समझ रहे होंगे, योगा से संबंधित ये ऐप है जो कि आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आयुष मंत्रालय के द्वारा योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए और सभी लोगों तक योग को पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा? तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। 12 जून को यह ऐप लॉन्च किया गया। आप इसे डेट को याद रख सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है कि कब लॉन्च किया गया, लेकिन 12 जून को यह ऐप लॉन्च किया गया। वर्तमान में जो आयुष मंत्री हैं वह सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जो पूर्व में असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों प्रधान लिखा गया है पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया गया हाल ही में, किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सबसे पहला स्थान जो प्राप्त हुआ वह मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। वहीं दूसरा स्थान प्राप्त हुआ उड़ीसा को प्राप्त हुआ और तीसरा स्थान जो प्राप्त हुआ वो हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ। फर्स्ट 3 रैंक आपको याद रखना है कि पहला स्थान मध्य प्रदेश को, दूसरा उड़ीसा को और तीसरा हिमाचल प्रदेश को इस सूचकांक में स्थान मिला। किसके द्वारा यह जारी किया गया? तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्री है उनका नाम है मनसुख मांडविया, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया? अब जानते होंगे कि जो कॉर्पेट युद्ध अभ्यास जो है एक नौसैनिक नेवल एक्सरसाइज है जो भारत अपने मित्र राष्ट्रों के साथ करता है। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है वो होगा थाईलैंड। इसके बाद हाल ही में जो भारत ने युद्धाभ्यास जुलाई में किया है वो इंडोनेशिया के साथ किया है। तो सेम एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, जो भारत अपने मित्र राष्ट्रों के साथ करता है। तो कुछ समय पहले भारत ने थाईलैंड के साथ किया था और हाल ही में जुलाई में भारत ने इंडोनेशिया के साथ ये एक्सरसाइज किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड की सरकार ने यह घोषणा की है कि वह दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह भेजेगा। वह इस उपग्रह को ईएसयू की सहायता से भेजेगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए की सहायता से इसे भेजेगा। तो दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम रखा गया है वीज़ा वुडसैट, WISA वीज़ा वुडसैट, इस उपग्रह का नाम रखा गया है। किस देश के द्वारा भेजा जाएगा? तो न्यूजीलैंड के द्वारा इसे भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त जापान ने यह घोषणा की है कि वह वर्ष 2023 तक, जापान ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2023 तक लकड़ी से बना हुआ उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजेगा। तो दोनों प्रश्नों को आप ये याद रखना है कि दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा न्यूजीलैंड ने की है, वहीं 2023 तक उपग्रह जो लकड़ी से बना हो उसे घोषणा किया है जापान ने कि वह अंतरिक्ष में भेजेगा। न्यूजीलैंड की राजधानी भी देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वो वेलिंगटन है और वर्तमान में न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है जेकिंडा अर्डन। अन्य देशों की राजधानी आप जानते होंगे, ईरान की राजधानी तेहरान है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? यह उन शहरों की सूची है जहां पर रहने योग्य जो शहर हैं उनको सूचीबद्ध किया गया है पूरे विश्व में। तो कुल 140 शहरों को सूचीबद्ध किया गया कि इन 140 शहरों में कौन सा जो शहर है सबसे अच्छा है रहने के योग्य से, तो वह है ऑकलैंड। न्यूजीलैंड का शहर है ऑकलैंड जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर है। इसे किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? EIU के द्वारा इसे जारी किया गया है। EIU के द्वारा यह जारी इंडेक्स है जिसमें कि ऑकलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ, वहीं दशमिक जो सीरिया की राजधानी है उसे 140वां स्थान अर्थात अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है
व डेवी हेविट को नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड की डेवी हेविट को फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार में यह घोषणा की है कि राज्य में निर्मित होने वाले जो मिट्टी के खिलौने हैं उनको जीआई टैग दिया जाएगा। तो जीआई टैग क्या होता है दोस्तों, कि किसी प्रांत की विशिष्टता के आधार पर जो तैयार उस क्षेत्र के उत्पाद होते हैं उन्हें विशेष पहचान देने के लिए यह टैग दिया जाता है। समझ लीजिए कि जीआई टैग एक प्रकार का मानक है जो किसी वस्तु को उस क्षेत्र के उत्पादन के आधार पर दिया जाता है। तो तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वहाँ के मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग दिया जाएगा। वर्तमान में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एम.के. स्टालिन और वहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को भी देख लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई है। केरल के राज्य मुख्यमंत्री जो है वो पी विजयन है। गोवा के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो बीसीसीआई के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है रमेश पवार। दोस्तों यहाँ पे पवार नहीं पवार होगा। रमेश पवार को पुनः भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोच के रूप में नियुक्त करने की घोषणा बीसीसीआई के द्वारा की गई है। और ये पूर्व में जो है स्पिनर रह चुके हैं। आप इसे याद रखिएगा कि पूर्व स्पिनर रमेश पवार जी को भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि तीसरा आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जो कि जापान और आइसलैंड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। यह तीसरी बार हुआ है। इससे पहले 2 बार ASM का बैठक आयोजित किया गया था। 2016 में जो आयोजित किया गया था वो यूएसए की अध्यक्षता में और 2018 में जो आयोजित किया गया था वो जर्मनी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक जो है आर्कटिक परिषद के सदस्यों के मध्य जो आयोजित की जाती है। आर्कटिक परिषद की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी और भारत भी इसका सदस्य है। दोस्तों भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत 2013 से आर्कटिक परिषद का सदस्य है। तो हाल ही में आर्कटिक परिषद के विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक की आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता जो है वह जापान एवं आइसलैंड ने की। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में चीन की जो सिनोफार्म कोविड वैक्सीन है उसको इमरजेंसी में प्रयोग करने की अनुमति दी है। तो आपको याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में सिनोफार्म वैक्सीन को इमरजेंसी में प्रयोग करने की अनुमति दी है और यह चाइना की वैक्सीन है। WHO के बारे में आप जानते होंगे कि यह स्वास्थ्य संबंधी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा में स्थित है। वर्तमान में WHO के जो प्रमुख हैं उनका नाम है टेड्रोस एडनोस घेब्रियस। तो आप याद रखिएगा कि टेड्रोस जो घेब्रियस है वो वर्तमान में WHO का प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक जो है वह शकूर राथेर है। शकूर राथेर जो एक PTI के पत्रकार है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। इस पुस्तक में उन्होंने कश्मीर के इतिहास, वर्तमान की स्थिति और आने वाले भविष्य इनको ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक लिखी है। नाम है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे बड़ा पेंशन प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? तो विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। इसके अनुसार 2020 में सबसे बड़ा पेंशन प्राप्तकर्ता जो देश था वह था भारत। भारत ने 2020 में सबसे ज़्यादा पेंशन प्राप्त किया। वही सबसे ज़्यादा पेंशन देने वाला जो देश है वह था अमेरिका। यानी सबसे अधिक भेजने वाला पैसा देश अमेरिका और सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला देश कौन था? वह था भारत। ये आप याद रखिएगा। 2020 में भारत ने कुल $83 बिलियन $83 बिलियन जो है पेंशन प्राप्त किया है।
वर्तमान में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड आर मालपास और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? दोस्तों आपको बता दूं कि पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार है, जिसने कि जल जीवन मिशन के तहत 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त किया है। तो दूसरा जो बना है हाल ही में वह है पुदुचेरी। पुदुचेरी हाल ही में अपने सभी जो क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पे 100% पाइप जल कनेक्शन प्राप्त कर चुका है। इसी के साथ अभी तक देश में कुल 4 केंद्र शासित एवं राज्य है जहाँ पे 100% जो पाइप से जल कनेक्शन प्राप्त किया जा चुका है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी, ये कुल 4 जो केंद्र शासित एवं राज्य मिलाकर के ऐसे क्षेत्र है जिसने जल जीवन मिशन के तहत 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त किया है। अब जल जीवन मिशन क्या है? भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी प्रयास है जिसका मूल उद्देश्य है कि वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों को जो पाइप जल कनेक्शन की पूर्ति करना है जिससे कि वो पेयजल उनको उपलब्ध हो सके। तो कब तक? तो 2024 तक। निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया? आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसे दिया गया? तो उनका नाम है एड्रिया मेजा। एड्रिया मेजा का संबंध किस देश से है ये भी पूछ लिया जाता है, तो भी याद रखिएगा मैक्सिको देश की रहने वाली है एड्रिया मेजा, जिन्हें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मिस यूनिवर्स की जगह पर मिस वर्ल्ड अगर होता तो मिस वर्ल्ड जो दिया गया 2020 उनका नाम है टोनी एन सिंह। टोनी एन सिंह को दिया गया मिस वर्ल्ड का खिताब 2020 और ये किस देश की रहने वाली है? तो जमैका की। तो दोनों यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, तो आप दोनों का उत्तर देने में अब सक्षम हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी को स्पेन के सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप याद रखिएगा किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी को। अमर्त्य सेन जी के विषय में आप जानते होंगे कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें वर्ष 1998 में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह एकमात्र भारतीय हैं, इसलिए इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप याद रखिएगा कि इन्हें हाल ही में स्पेन के सर्वोच्च सामाजिक विज्ञान जो पुरस्कार है जिसका नाम है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्पेन की जो राजधानी है दोस्तों वो मैड्रिड है, आप इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की है? तो स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा की गई। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी के द्वारा महिलाओं के घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करने के लिए स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की गई। तो इसका मूल उद्देश्य आप याद रखिएगा कि महिलाओं का जो घरेलू काम का बोझ है उसको कम करने के लिए केरल सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया योजना है। नाम है स्मार्ट किचन योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से नितिन राकेश एवं जेरी विंड को सम्मानित किया गया, जिसमें से नितिन राकेश जो है भारतीय हैं और जेरी विंड जो है वह विदेशी हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लिए उन्हें बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया और यह पुस्तक नेशन प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया गया। आगे बढ़ते हैं। ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ला लीगा फुटबॉल कप का खिताब जो है एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को हरा करके जीत लिया। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, एटलेटिको मैड्रिड ने यह खिताब जीता है। आप इसे याद रखिएगा। 7 साल के बाद इन्होंने यह अपना खिताब अपने नाम किया है। अब ला लीगा फुटबॉल कप क्या है? तो स्पेन का एक उच्च फुटबॉल लीग है जिसका नाम है ला लीगा। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है? तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात यास, जिससे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार के जो क्षेत्र है वो काफ़ी प्रभावित हुए, उसका जो नामकरण जो किया है वह ओमान ने किया है दोस्तों। हाल ही में केबीसी में भी पूछा गया था कि यास नामक जो चक्रवात है उसका नामकरण किसने किया था? तो अब याद रखिएगा, यह इसका नामकरण जो है ओमान ने किया था। और ये किस तट पे आया था? तो ये मई 2021 में जो है बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आया था, यानी कि भारत के पूर्वी तट पे आया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो है वह कर्नाटक में है दोस्तों। बनेरघट्टा नेशनल पार्क काफ़ी सुंदर पार्क है जो कि कर्नाटक में स्थित है। अभी ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, तो आपको बता दूं कि इसके बनेरघट्टा नेशनल पार्क के पास जो है 1000 एकड़ भूमि का जो सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। 1000 जो एकड़ भूमि है बनेरघट्टा नेशनल पार्क के पास, उसका सर्वेक्षण इसलिए किया जा रहा है ताकि इसे हाथियों के गलियारे के रूप में विकसित किया जा सके। आप इसे याद रखिएगा कि बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। इसमें 1000 एकड़ की भूमि पर सर्वेक्षण कार्य चल रहा है और इसे हाथियों के गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। वर्ष 2006 में जो देश का पहला तितली पार्क है वह इसी में स्थापित किया गया था दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बन गया है? तो भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला जो नगर निगम बना है उसका नाम है गाजियाबाद। गाजियाबाद ने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। इसके माध्यम से उन्होंने धन जुटाया है। तो धन कितना जुटाया है दोस्तों? तो 150 करोड़ रुपए का धन एकत्रित किया है नगर पालिका गाजियाबाद ने नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करके। और इस जुटाए गए राशि का प्रयोग जो है पर्यावरण पर खर्च किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पहली बार हुआ है कि नगर पालिका के द्वारा एक ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया जिसके माध्यम से धन अर्जित करके उसे पर्यावरण पर खर्च किया जाएगा। भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज तथा रीगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भारत की पहली एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। यह सिंगापुर से रवाना होकर 12 अप्रैल को जायगढ़ टर्मिनल जो रत्नागिरी है वहाँ पे पहुँचा। उसके बाद भारत में इसकी शुरुआत हो गई। तो ये कहाँ पे हुई है? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। इसको अगर फुल फॉर्म देखें तो FREE इसका है, फ्री स्टोरेज रिगैसिफिकेशन यूनिट। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो हाल ही में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों की नियुक्ति दी गई है और उनके देश के नाम दिए गए हैं। गुएन जुआन फुक वियतनाम के राष्ट्रपति बने, बिल्कुल सही है। मोहम्मद बाइजूम नाइजर के राष्ट्रपति बने हैं। अहमदो महामदो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। बोजोस उस्मानी कोसोवा के प्रधानमंत्री, ये दोस्तों गलत है, ये गलत है। इनका नाम है जो एल्विन कुर्ती जो बने हैं वो कोसोवा के प्रधानमंत्री बने हैं। आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका है जो कि सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। अगर इनके देश की राजधानी की बात करें तो वियतनाम की राजधानी हानोई है, नाइजर की राजधानी जो है नियामे है, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और कोसोवो की जो राजधानी है वह प्रिस्टिना है। प्रिस्टिना इसकी राजधानी है। WHO द्वारा शुरू की गई E2025 पहल का संबंध किससे है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा E2025 पहल की शुरुआत की गई। इसके तहत 25 देशों की पहचान की गई जिन्हें 2025 तक मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि यह किससे संबंधित है? तो मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। ऐसे 25 देशों की पहचान की गई जिसे 2025 तक मलेरिया मुक्त बनाना है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है E2025। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे शुरू किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में मैंने थोड़ी देर बताया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे से दिया गया? तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत जी को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। रजनीकांत जी को वर्ष 2019 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। तो कब का यह पुरस्कार है? तो यह 2019 का है। कैवा नंबर का है? तो 51वां नंबर है।
किसे दिया गया? तो रजनीकांत जी को दिया गया। किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया गया। और वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो वह अनुराग ठाकुर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया? तो हाल ही में अमेरिका के सदन में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, कहाँ पर पारित किया गया है? तो नो बैन एक्ट अमेरिका के सदन में पारित किया गया है। धर्म आधारित जो यात्रा प्रतिबंध लगाने की राष्ट्रपति की जो क्षमता है उसको सीमित करने के लिए यह एक्ट लाया गया है। कहाँ पे लाया गया है दोस्तों? तो अमेरिका के सदन में लाया गया है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। इससे पहले आप जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने धर्म आधारित जो यात्रा है अमेरिका में आने वाले 6 देशों को प्रतिबंधित कर दिया गया था कि इन देशों के जो पर्यटक है भारत में नहीं अमेरिका में नहीं आ सकते हैं। इसी को समाप्त करने के लिए यह विधेयक लाया गया है ताकि धर्म आधारित जो यात्रा प्रतिबंध है उस पर लगाम लगाने की जो क्षमता राष्ट्रपति के पास थी उसको सीमित किया जाए। हाल ही में आईपीएल में 350 छक्के लगाकर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं क्रिस गेल। आप जानते होंगे कि वेस्ट इंडीज़ के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं क्रिस गेल। उन्होंने आईपीएल में 350 छक्के लगा के सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैन बन गए हैं आईपीएल में। इंडियन प्रीमियर लीग जो है इस वर्ष 2021 में आयोजित किया जा रहा था भारत में, लेकिन कोविड के कारण इसे अब स्थानांतरित कर दिया गया है। यह अब 19 सितंबर से आयोजित किया जाएगा यूएई में। यूएई में अब आयोजित किया जाएगा कब से? तो 19 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष जो आयोजित किया जा रहा है आईपीएल वह 14वां आईपीएल है। ये भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मार्च 2021 में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का प्रथम चरण जो है बिहार के आरा जिले से इसकी शुरुआत की गई है, प्रथम चरण की। तो आप याद रखिएगा कि ग्राम उजाला कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत बिहार से की गई है। इस चरण में कुल 15 मिलियन बल्ब वितरित किए जाएंगे। आप इसे याद रखिएगा, कुल कितना? 15 मिलियन बल्ब वितरित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना इस मिशन का कार्यक्रम का उद्देश्य है। मात्र 10 रुपये में ही ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बल्ब प्रोवाइड किया जाएगा। 7 वाट और 12 वाट के बल्ब दिए जाएंगे और प्रत्येक उपभोक्ता को 5 बल्ब दिया जाएगा और इसकी वारंटी रखी गई है बल्ब की 3 साल। प्रथम चरण में कुल कितने? तो 15 मिलियन लोगों को। इसकी शुरुआत 5 जिलों में की गई है। बिहार के आरा में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश और नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गाँवों में इसकी शुरुआत की गई है। तो पहले चरण की शुरुआत बिहार के आगरा जिले में की गई है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान शुरुआत की। जैसे भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देखो अपना देश कार्यक्रम की शुरुआत की गई, उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की गई। तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा हाल ही में यह शुरुआत की गई है, आप इसे याद रखिएगा। जैसे कि राज्य के भीतर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पर्यटन स्थल है, उनके प्रति लोगों को देखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की गई है। फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राज़ील के एमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? तो इसरो के द्वारा PSLV C51 के द्वारा ब्राज़ील के एमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। इसरो के आंध्र प्रदेश में स्थित श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। इसरो की स्थापना आप जानते होंगे 1969 में की गई थी। वर्तमान में जो इसरो के प्रमुख हैं उनका नाम है डॉक्टर के सिवन। आप इसे याद रखिएगा। जेंडर बजट और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? तो जेंडर बजट और चाइल्ड बजट पेश करने वाला हाल ही में देश का राज्य बना है, वह है आंध्र प्रदेश। महिलाओं और बच्चों का जो खर्च क्षेत्र है उसको बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जेंडर बजट और चाइल्ड बजट पेश किया गया इस बार के बजट में। भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला जो अपंग क्लिनिक है वह चंडीगढ़, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ लॉन्च किया गया। चंडीगढ़ आप जानते होंगे कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो दुर्घटनाग्रस्त जो विकलांग है, अपंग है, उनको चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए यह लॉन्च किया गया। कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग क्लिनिक शुरू किया गया है।
किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने ऐसी घोषणा की है? तो हाल ही में घोषणा की है केरल राज्य सरकार ने। केरल राज्य सरकार ने एर्नाकुलम के जनरल अस्पताल में भारत का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन शिशु को जिनको अपने माँ का दूध नहीं मिल पाता है, उनको इसके माध्यम से वह उपलब्ध किया जा सकेगा। तो कहाँ पे? तो केरल के एर्नाकुलम में भारत का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की गई है। ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी है। जयराम ठाकुर जी ने अपने जो कैबिनेट है उसको पूरी तरीके से ई कैबिनेट बदल दिया है, अर्थात कैबिनेट की जो भी कार्रवाई होगी वह कागज रहित होगी। तो इसके लिए ई कैबिनेट एक ऐप है, उसके का प्रयोग करके जो भी कार्रवाई है वो ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जा रही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों, उनका नाम है रॉबर्ट इरविन। रॉबर्ट इरविन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में बूश फायर हो गया था, यानी उस जंगलों में भयानक आग लगी थी जिसमें करोड़ों जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं जंगल के, वो मारे गए थे। तो उसी की तस्वीर लेने के लिए, उन्हीं के बुश फायर इमेज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। आप इनकी तस्वीर को देखिएगा दोस्तों, काफ़ी सुंदर तस्वीर इन्होंने खींची है जिसमें जंगल में आग के दृश्य को दर्शाया गया है। तो नाम है इनका रॉबर्ट इरविन, जिन्हें हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को साइंस सिटी में बदलने की प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा देहरादून शहर को साइंस सिटी में बदलने की मंजूरी दी गई है। तो देहरादून कहाँ है स्थित? तो उत्तराखंड में की राजधानी है। और देहरादून में ही आप जानते होंगे कि IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, और साथ ही साथ वहाँ पे FRI भी स्थित है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोनों कहाँ पे है? तो वह देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा जो है वह 6.8 निर्धारित किया गया है। तो बजट जो पेश किया गया उसमें 2021-22 के लिए राजकोष घाटा का अनुमान लगाया गया 6.8%। राजकोषीय घाटा दोस्तों किसे कहते हैं? तो आप समझ लीजिए कि सरकार को जो कुल कितनी कमाई होती है और कुल कितना खर्च होता है, इन दोनों के अंतर को ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की गई है? तो प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। प्रज्ञान भारती जो योजना है उसका जो संबंध है कॉलेज के छात्रों को अपने पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तो कॉलेज के जो छात्र हैं उनको पाठ्य पुस्तक खरीदने में काफ़ी खर्च होती है, तो वैसे खर्च को कम करने के लिए उनको आर्थिक सहायता देने के लिए प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत की गई है। वहीं भाषा गौरव योजना की जो शुरुआत की गई है, तो 21 जो साहित्य सभाएं हैं असम में, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह भाषा गौरव योजना की शुरुआत की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। वर्तमान में असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले आप याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, क्योंकि कई बार जारीकर्ता का नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है और यह भ्रष्टाचार बोध सूचकांक न दे करके आपको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक दे देगा कभी, तो वो भी आप याद रखिएगा। भ्रष्टाचार गोल सूचकांक ऐसे करके भी दे देगा। तो बात वही है कि भ्रष्टाचार सूचकांक जो जारी किया गया 2020, उसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड और डेनमार्क को प्राप्त हुआ और भारत का स्थान 86 रहा। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन सत्य है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों के दोनों कथन सत्य है। 2019 में भारत का स्थान जो था वह 80 था। 2019 में भारत का स्थान कितना था? 80 था। 180 देशों की सूची शामिल की गई, इसमें भारत का स्थान 86 रहा और अंतिम स्थान जो प्राप्त हुआ वह सोमालिया को प्राप्त हुआ। आप इसे याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। माउंट अन्नपूर्णा पर फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि माउंट अन्नपूर्णा पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है, उनका नाम है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की सतारा की रहने वाली है। 28 वर्ष की महिला है जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित एक पर्वत चोटी है उस पर फतह किया है। नेपाल में स्थित इस पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है वो 8,091 मीटर है। तो माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है और इस पर पहली बार भारतीय महिला जिन्होंने चढ़ाई की है उनका नाम है प्रियंका मोहिते। इनका संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र राज्य की सतारा की रहने वाली है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की जो प्रजाति है वो कोलंबिया देश में पाई जाती है। यह पीछे याद रखिएगा। वही दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो तितली है, दुनिया की जो सबसे बड़ी ग्रेट जो सबसे बड़ी तितली समझ लीजिए, वह कहाँ पे पाई जाती है? तो आइसलैंड में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी तितली कहाँ पाई जाती है? तो आइसलैंड में पाई जाती है। वहीं सबसे ज़्यादा जो प्रजातियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो वह पाई जाती है कोलंबिया में पाई जाती है। दुनिया के जितना भी तितली का प्रजाति है उसमें लगभग 20% जो है वह कोलंबिया में पाई जाती है। तो इन देशों की राजधानी देख लेते हैं। कोलंबिया की राजधानी आप जानते होंगे कहाँ है? तो वह है बोगोटा। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। नाइजीरिया की राजधानी जो है वह डोडोमा है और ब्राज़ील की राजधानी जो है वह ब्राज़ीलिया है। दोस्तों नाइजीरिया की राजधानी फिर से मैं सुधार कर देता हूँ, नाइजीरिया की राजधानी जो है वो अबूजा है। अब इसे याद रखिए, अबूजा जो है नाइजीरिया की राजधानी है। अगला है, किस देश में स्थित नंतांज नाम की संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया? तो नंतांज नामक जो नाभिकीय संयंत्र है वह ईरान में स्थित है। तो ईरान में जो स्थित नाभिकीय संयंत्र है वह 100% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है। तो यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ईरान में स्थित है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी जो है वह तेहरान है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो SCRI जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल है, जो आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने के लिए किया गया एक प्रयास है जिसमें कि 3 देश शामिल हैं, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो पूछा जा रहा है कौन नहीं है? तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाता है डी, अमेरिका। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने के लिए एक पहल किया गया है जिसका नाम है SCRI। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2021 का थीम है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 2021 में मनाया गया 7 अप्रैल को, उसका जो थीम था उसका आंसर है ऑप्शन ए, एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण है इस वर्ष स्वास्थ्य दिवस का थीम। ऑप्शन ए इसका उत्तर बिल्कुल सही है। आप इसे याद रखिएगा। स्वास्थ्य दिवस किस लिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना जो की गई थी वह 7 अप्रैल 1948 को ही की गई थी दोस्तों। तो चूंकि 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई, इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस मनाया जाता है वह प्रतिवर्ष जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो जनवरी 2021 में बिंदु सागर जो झील है उसकी सफाई के लिए यह परियोजना की शुरुआत की गई। और यह कहाँ पे यह झील स्थित है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित यह झील है। तो बिंदु सागर झील की सफाई के लिए बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू की गई जो कि उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। दोस्तों ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बिंदु सागर झील कहाँ स्थित है? तो वह उड़ीसा में स्थित है। पुस्तक हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक कौन है? तो ये है बिल गेट्स। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक है, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर। यह भी याद रखिएगा। अगर इसका पूरा किताब का नाम थोड़ा लंबा है इसलिए आधा ही लिखा गया है कि हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। मैं पूरा नाम बता देता हूं दोस्तों, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड। ये उस पूरा किताब का नाम है।
बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2021-22 के लिए बजट पेश किया गया। यह जो है कुल 6 स्तंभों पर आधारित है। वो 6 स्तंभ कौन कौन है दोस्तों? तो यह है स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा है नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, और छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ये 6 स्तंभ है इस बार के बजट के। चूंकि आपसे ये 6 का नाम नहीं पूछा जाएगा, बस आप ये याद रखिएगा कितने स्तंभों पर आधारित है, यह 6 स्तंभों पर आधारित है। लास्ट प्रश्न, ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकरण करने का योजना है? ब्रॉड गेज को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2023 तक। बजट में इसे 2023 तक। तो पहले ब्रॉड गेज समझ लेते हैं। गेज होता है जो दो पहियों के, ट्रेन के पहियों के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। ब्रॉड गेज उस दूरी का जब दूरी 1.676 मीटर हो जाती है तो उसे ब्रॉड गेज कहते हैं। मीटर गेज कहते हैं जब दो पहियों के बीच की दूरी 1 मीटर हो। तो मीटर गेज और ब्रॉड गेज काफ़ी प्रचलित है भारत में। ये दो प्रकार के जो ट्रेन के जिस पर ट्रेनें चलती हैं, ब्रॉड गेज ज़्यादा व्यापक है और भारत में जितने भी ब्रॉड गेज है उसे 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2023 तक। लगभग 63% जो ब्रॉड गेज का जो लाइन है वह विद्युतीकृत किया जा चुका है। जो बाकी जो बचा हुआ है उसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ सेट संख्या 12 समाप्त होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इरुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है वो इस बार से इंग्लिश में भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों इरुटेरिया के साथ जुड़े रहने के लिए।